हेलो दोस्तों, जैसा कि इस नई कहानी के पिछले 2 चैप्टर्स में हमने देखा था कि किस तरह से अरहान के पूरे परिवार को एक अनजान स्वॉर्ड मास्टर आकर खत्म कर देता है। लेकिन अरहान जो कि अपनी पास्ट अपने पूर्वजों से पूरी तरह से अनजान है, वो कुछ नहीं कर पाता, बस बेचारा बनकर रह जाता है। लेकिन कमाल तो तब होता है जब उसका एक पूर्वज जिसने इस परिवार की स्थापना की थी, वो अचानक से इसके सामने आ जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आसमान में चांद चमक रहा होता है और अरहान हमें बताना शुरू करता है कि उस बात को 1 साल बीत चुके हैं जब वो नरसंहार हुआ था। वो पिछला साल जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था, उसे अब 1 साल बीत चुका है। मैंने इस पूरे साल में बस बदले की ही तैयारी की है। दोस्तों, अरहान 1 साल से अपनी इस पुरानी हवेली में ही रह रहा है। उसने खून के दागों को भी साफ नहीं किया है। वो बस बदले की आग में जल रहा होता है और तैयारी कर रहा है उस आदमी से बदला लेने के लिए। तब अरहान आगे बोलता है कि मैं इस साम्राज्य के सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर के खिलाफ अपनी बदले की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल से जिसे हर कोई शांति के रखवाले के नाम से जानता है, एक ऐसा पहरेदार जो पूरी दुनिया की बुराइयों पर नजर रखता है, उन्हें खत्म करता है। एक सुपर ह्यूमन जो इस साम्राज्य की सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक है। उस अनजान खतरे का नाम है कार्लोस, जिसे मास्टर ऑफ 10 स्वॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। उसकी ये इतनी अच्छी रेपुटेशन, उसके बारे में ये सारी अच्छी बातें और उसने जो घटिया काम किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है, ये सारी बातें मेरे दिमाग में छप चुकी है। पिछले 1 साल में मैंने उस कार्लोस के बारे में बहुत सारी बातें जानी है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी भी मेरे पास नहीं है। उसने मेरे परिवार को क्यों मारा और कौन है वो मास्टरमाइंड इंसान जिसके कहने पर उसने ये सारे काम किए हैं? ये सारे सवाल अभी भी मेरे सामने बने हुए हैं जिनके जवाब मुझे ढूंढने हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी बदल नहीं सकती, वो है मेरी बर्बादी। 1 साल पहले वो गांव वाले जो मारे गए थे, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये बर्बादी का नजारा हमेशा मेरी आंखों के सामने ऐसे ही रहेगा। दोस्तों, अरहान ने 1 साल में अपने मरे हुए लोगों की कब्र बना दी है और तब से अकेले ही रहता हुआ आ रहा है, अपने बदले की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या वो इतने ताकतवर इंसान से जिसकी इमेज भी इतनी अच्छी है जीत पाएगा? सच कहूँ तो पिछले 1 साल में मैंने सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन आज का दिन कुछ ऐसा है जब मेरे सामने कुछ अजीब हुआ। दोस्तों, हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से अरहान के सामने उसका पूर्वज आने वाला होता है। ये अरहान के लोगों के मरने के 1 साल बाद का सीन है, जहाँ पर इसका पूर्वज अचानक से इसके सामने आता है। तब अरहान कहता है कि 1 साल से मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि मैं बदला कैसे लूंगा, इसीलिए लगता है कि आज मेरा दिमाग खराब हो चुका है। अरहान के पूर्वज की उस फोटो में से अचानक से हमें ब्लू लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। वो तलवार जो कि उसके पूर्वज की थी, जो इतने सालों से संभाल कर रखी गई है, अचानक से बहुत जोर से चमकने लगती है। एक नीली रोशनी अरहान की आंखों और इस पूरे कमरे की जगह को घेरने लगती है। हर तरफ उजियाला सा हो जाता है। अरहान जो देख रहा है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी अचानक से फोटो वाला इंसान इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हिम्मत से खड़े रहो अरहान कारवान, मेरे नोबल डिसेंडेंट। फोटो वाला पूर्वज अचानक से अरहान की आंखों के सामने बिल्कुल खड़ा होता है, जिसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही होती है। अरहान इस बात को विश्वास कर ही नहीं पा रहा। तब अरहान बोलता है कि अचानक से वो इंसान जिसे आज तक मैंने झूठ समझा था, जिसे परी कथा से ज्यादा मैंने कुछ नहीं माना, वो मेरी आंखों के सामने था। ये सच कैसे हो सकता है? वैसे मैंने पहले कभी सुना था कि वो इंसान जिन्हें बहुत ही ज्यादा पास्ट में दुख मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, वो इस तरह की चीजें देखते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई देने लगता है, हेलुसिनेशन होता है। लेकिन क्या ये हेलुसिनेशन है? क्या ये सच नहीं है? ये तो सच से भी ज्यादा सच लग रहा था जो मेरी आंखों के सामने था। तभी फोटो वाला इसका पूर्वज फिर से बोलता है कि अरहान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल दुख के कारण फट रहा है, तुम बहुत ही दर्द महसूस कर रहे हो। कहीं तुम इस बात से डर तो नहीं रहे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें झूठ दिखाई दे रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे अपने सामने देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे और बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इंसान जिसे तुम आज तक एक झूठ समझते हुए आ रहे थे, वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अब दोस्तों, रोज तो किसी का पूर्वज उसके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाता ना, इसलिए अरहान भी डर के मारे घबरा रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तब अरहान हिम्मत करके बोलता है कि अगर सचमुच मैं इस बात को मान लूं कि मेरे आंखों के सामने जो है वो भ्रम नहीं है, वो सब कुछ सच है, तो आप यकीनन कारावान फैमिली के फाउंडर है। मैंने सच कहा ना? तो क्या आप ही हैं लियम कारावान, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर थे? और अगर आप सचमुच वो हीरो हैं, वो परी कथाओं वाले हीरो जिसके बारे में मेरे फादर बताया करते थे मुझे रोज, तो आप उस दिन यहाँ पर क्यों नहीं आए? आप पहले क्यों नहीं आए? बताइए,
आप पहले मेरे सामने क्यों नहीं आए। दोस्तों अरहान की आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। अगर ये सचमुच इसका पूर्वज है और इतना ताकतवर था तो इसने मदद क्यों नहीं की। यही बात अरहान जानना चाहता है। तब इसका पूर्वज फाइनली जवाब देता है कि मैं तुम्हारे अंदर वो इच्छा शक्ति देखना चाहता था। देखो, बदला लेना एक ऐसी चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा इच्छा शक्ति काम करती है। तुम्हें अगर बदला लेना है तो अपनी बाकी सारी चीजों को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले उसकी काबिलियत तुम्हारे अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने पिछले 1 साल में तुम पर बहुत ही नजर रखी है और मैंने 1 साल में ये बात महसूस की कि भले ही तुम्हें तलवार चलानी नहीं आती, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम ये बात नहीं जानते, तब भी तुम्हारे अंदर उसे ना छोड़ने की इच्छा शक्ति है। मैंने 1 साल में वो हिम्मत, वो ताकत देखी है जो अचानक से किसी के इंसान के अंदर नहीं आ जाती है, वो बनानी पड़ती है और अब तुम इस लायक बन चुके हो। दोस्तों पिछले 1 साल में अरहान ने पूरी कोशिश की है खुद को तलवार से ट्रेन करने की। आखिरकार अकेले वो क्या ही कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने तलवार को छोड़ा नहीं। लगातार वो बदले की आग में जलते हुए प्रैक्टिस करता ही रहा है। इसी बात को इसका पूर्वज बोल रहा होता है। तब ये लियाम आगे बोलता है कि मेरा जवाब बिल्कुल सिंपल है। मैं उस वक्त का वेट कर रहा था जब तुम्हारी आंखों में मुझे वो नफरत दिखाई दे जो मैं चाहता हूँ, वो नफरत जो इस इंसान को मार डालने के लिए काफी होगी, और अब वो मुझे दिखाई दी है। और रही बात मेरे ना आने की, अब मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं रही। मैंने ये महसूस किया कि मैं भी अपनी इस इच्छा के साथ, अपने इस गुस्से के साथ भी उस इंसान को नहीं मार पाऊंगा। मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही है, इसीलिए मैं सामने नहीं आया, जबकि वो इंसान मेरे ही सामने मेरे प्यारे परिवार और गांव वालों को काटता रहा। सच तो ये है कि मेरे अंदर वो गुस्सा है कि मैं अपनी ही क्षमता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं किसी इंसान के अंदर भी जाकर ये काम नहीं कर पाऊंगा। खैर, इस जगह का इतिहास और कहानी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन एक सच है जो तभी से यहाँ पर सबके सामने जाहिर है। वो ये है कि एक स्वॉर्ड मास्टर ही दूसरे को मार सकता है। बेसिकली दोस्तों ये बंदा कहना चाहता है कि ये पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये एक स्वॉर्ड मास्टर की तलाश में था। भले ही अपनी ताकत दूसरे को दे दे, यानी कि अरहान को दे दे, तब भी वो इतना ज्यादा कमजोर था उस वक्त की वो शायद इसकी पावर को इस्तेमाल करने के बाद भी उस कार्लोस को मार नहीं पाता। बदला लेने के लिए इसे भी एक तलवारबाज की जरूरत थी और अरहान वो बिल्कुल भी नहीं था। तब ये लियाम आगे बोलता है कि जैसा कि ये बात तो तुम भी समझ सकते होगे कि किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को मारने के लिए उसके लेवल का स्वॉर्ड मास्टर बनना जरूरी है। इसीलिए तो तुम पागलों की तरह इतने दिनों से तलवार को इधर उधर घुमा रहे हो। लेकिन अगर तुम इस तरह से अकेले अपने आप ही ट्रेनिंग करते रहे तो पूरी जिंदगी में भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे कि अपना बदला ले सको, क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर की पावर कुछ और नहीं होती, वो एक सुपर नेचुरल पावर होती है। वो इस दुनिया के रेगुलर इंसानों से एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। उनकी पहुंच वहां तक होती है जहां पर कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इवन जिन्हें हम प्रोडिजीज के नाम से जानते हैं वो भी इन स्वॉर्ड मास्टर से कम ही होते हैं। और इन बहुत सारे सुपर ह्यूमंस यानी कि बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक वो इंसान है जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया है, जो साम्राज्य की ताकतवर तलवारबाजों में से सबसे अलग खड़ा है, जो सबसे आगे है। सच तो यह है कि शताब्दियों पहले जब मैं जिंदा था, यानी कि मेरे जमाने में जब युद्ध हर तरफ हुआ करता था, तब भी इस तरह के तलवारबाज मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बहुत ही रेयर इंसान ही ऐसा तलवारबाज बन पाता था, सबसे ताकतवर और सबसे रेयर। सच तो यह है कि आजकल के जितने भी तलवारबाज है वो इन सब में आगे है, उन सब में ताकतवर है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा उसे मारना नामुमकिन होता जाएगा, वो और ज्यादा ग्रेट बनता जाएगा। अब दोस्तों अपने पूर्वज के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर तो अरहान की बैंड ही बज जाती है। वो तो पहले से ही डरा हुआ है कि किस तरह से अपना बदला लेगा, लेकिन जब उस ताकतवर तलवारबाज के बारे में सुनता है कि वो किस हाइट पर है, अरहान पूरी तरह से समझ जाता है कि वो कार्लोस को कभी जिंदगी में मार नहीं पाएगा। उसकी ट्रेनिंग कभी भी इतनी काफी होगी ही नहीं कि वो उसके लेवल तक पहुंचकर मुकाबला कर सके। जो सपने वो देख रहा था वो कभी पूरे नहीं होंगे, और फिर से अरहान वो बेचारे मोड़ में पहुंच जाता है जहाँ पर वो किसी लायक नहीं है। तब अरहान को वो वक्त याद आता है जहाँ पर ये खुद मरने के लिए अपना गला दबा रहा था और बेचारा
महसूस कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि अरहान कोई भी गलत इरादा करता, इसका पूर्वज लियम फिर से बोलता है कि अब तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने वाला है। मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा, वो ताकतवर तलवारबाज जो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा, उस हाइट पर होगा कि अपनी तलवार से तुम उस मर्डरर को मार दो और अपनी तलवार से उसका इंसाफ करो। एक दिन तुम्हें मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बना दूंगा। वैसे भी कोई आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कारवान फैमिली का एक वारिस ऐसा जरूर कर सकता है। तुम्हारे पास ही वो एक रास्ता है, क्योंकि तुम्हें पता है कारवान फैमिली का खून स्टील का बना हुआ है और उसके वारिस में भी वो ताकत होगी। अब तुम्हें ताकतवर बनना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरी तलवार को निगलना होगा। दोस्तों, अरहान जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वो बहुत ही ज्यादा बेचारे मोड में आ चुका था। लेकिन अचानक से उसके सामने एक अजीब ही रास्ता आ जाता है, जहाँ पर उसका पूर्वज बताता है कि इनके खून में ही स्टील है, वो तलवार को निगल सकता है। और वो सबसे पहले अपनी ही तलवार को निगलने के लिए बोल रहा होता है, जिस पर एक पल के लिए तो अरहान को विश्वास भी नहीं होता। तब दोस्तों हमें यहाँ से वही सीन दिखाया जाता है जो हमें पहले चैप्टर के शुरुआत में दिखाया गया था। अरहान के इस घर में चिमनी की आग बहुत जोर से धधक रही होती है और उसके अंदर पक रही होती है वो तलवार, इसके पूर्वज की, जिसे इतने सालों से संभाल कर रखा गया है। अरहान बिल्कुल आग के सामने खड़ा होता है। तब इसका पूर्वज आगे बताता है कि कारवान फैमिली के शरीर में बोनो के खून का हिस्सा बह रहा है। दोस्तों, बोनो के बारे में हमेशा हर एक कहानी में दिखाया जाता है कि उनके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, और यहाँ पर इस कहानी में बताया जा रहा है कि कारवान फैमिली के जो बंदे हैं उनके अंदर बोनो का खून बह रहा है। तब लियम आगे बोलता है कि मैं, जो कि एक आधा बोना हूँ, मेरे वंश में ही, मेरे परिवार के हर एक वारिस में बोनो के खून का भाग है। हालांकि हमारे शरीर को ऊपर से देखकर कोई इस बात को बता नहीं सकता, लेकिन खून से हम वो काबिलियत रखते हैं। मेरी वजह से मेरे हर एक वारिस में वो चीज़ें आई हैं जिससे हमें एक स्पेशल ताकत मिलती है। मेरे इस खून की वजह से मेरे परिवार के सारे मास्टर्स को, स्वॉर्ड मास्टर्स को वो ताकत मिली जिससे कि वो किसी भी ब्लेड की जैसे वेपन को या फिर तलवार को निगल सकते हैं। और इतना ही नहीं, तलवार के निगलते ही उनके अंदर पुराने स्वॉर्ड मास्टर की सारी ताकत, सारी यादें आ जाती हैं। यही है हमारी ताकत का वो सोर्स जिसके बारे में कोई नहीं जानता, हाउस ऑफ कारवान, जो सालों से, सदियों तक बहुत सारे स्वॉर्ड्स मास्टर बनाता हुआ आया, जिसके अंदर वो ताकत है कि पुराना मास्टर नए मास्टर्स को अपनी काबिलियत और वो ताकत दे सकता है। बेसिकली दोस्तों, लियम कहना चाहता है कि बोनो के खून की वजह से ही इनके अंदर वो ताकत आई है जिससे कि ये तलवार को या फिर ऐसे वेपन्स को निगल सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिस भी मास्टर की ये तलवार को निगलेंगे, उस मास्टर की सारी यादें, उसने जो कुछ अपने लाइफ में अचीवमेंट की है, वो सारी ताकत उस दूसरे बंदे के अंदर आ जाएगी जो उसकी तलवार को निगलेगा। यही बातें ये लियम बता रहा होता है और इसी हिसाब से ये सालों से स्वॉर्ड मास्टर बनाते हुए आ रहे थे जो दुनिया में सबसे ताकतवर थे। तब ये सब सुनकर अरहान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि क्या इस तलवार को खाना ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। वैसे ये बात मैं जानता हूँ कि बोनो की आत्मा आयरन और आग से बनी होती है, लेकिन फिर भी तलवार को इस तरह से निगलना, ये तो पागलपन है। मैंने ऐसी पागलपन भरी एबिलिटी के बारे में कभी नहीं सुना था। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड था, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। सच तो तभी बाहर आएगा ना जब मैं ये ट्राई करूंगा। बस यही मैं सोच रहा था। अब मेरे पास रुकने का, सोचने का, थकने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने बस सोच लिया कि अब जो मुझे कहा जा रहा है वो मैं करूंगा। तब यहाँ पर अरहान बोलता है कि तो बताइए इस तलवार को कैसे निगलना है। तब लियम बताता है कि तलवार को निगलने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तलवार को इतना ज्यादा पकाओ कि वो पिघलने की पोजीशन में पहुंच जाए, उसके बाद तलवार को चबाकर निगल लो। यही बात लियम बोल रहा होता है, जिसे सुनकर पहले तो यहाँ पर अरहान को बहुत ही ज्यादा डर लगता है कि क्या ये मैं कर पाऊंगा। वैसे भी ये बेवकूफ़ी भरी बातें, और कोई घोस्ट अचानक से मेरे सामने आया और मुझे ये सब रहा है, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो ये उम्मीद की एक सुनहरी रोशनी जो मेरे सामने आई है वो भी खत्म हो जाएगी। मुझे ये करना ही है, भले ही मेरे पास ये आखिरी रास्ता बचा है, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और इस तरह से सोचते हुए फाइनली पहले अरहान ने इस तलवार को बुरी तरह से पका लिया। जैसे ही तलवार पिघलने वाली थी, तब उसे उठाकर अचानक से अपने दांतों से चबाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, ये पागलपन भरा काम हर किसी के लिए हर रोज की बात तो नहीं है ना। अरहान तलवार को उठाता है, पहली बार उसने दांतों से इसे चबाने की कोशिश की है। ये इतनी गर्म होती है, ये इसे निगलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अरहान को एक अलग ही तरह की जलन महसूस होती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अरहान का शरीर जला नहीं है, बस उसके शरीर में तलवार चली गई है जो अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी।
अरहान के खून में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे बुरी तरह से जलाया जा रहा हो, जैसे उसे चिता पर बैठा दिया गया हो। उसके आस-पास आग दिखाई दे रही होती है, वो बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है कि आ, आ, घबराहट के मारे, डर के मारे और इस जलन के मारे अरहान फाइनली ज़मीन पर गिर चुका है। वो बुरी तरह से काँप रहा होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी महसूस हो रहा होता है। इतने में ही वो लियम की आत्मा इससे बार-बार बोलती है कि याद करो, बहुत सारी बातें याद करो। अरहान की आंखों के सामने वो घटनाक्रम घूमने लगता है जब इसके परिवार को, इसके माँ-बाप को, सारे गाँव वालों को मारा गया था। इन सारी बातों को याद करते हुए अरहान के अंदर बदले की आग ऐसे जलने लगती है कि उसके अंदर तलवार की आग काम नहीं कर रही होती है, बल्कि उसके अंदर जो अब जलन महसूस हो रही थी उससे वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाता है। वो तलवार के बचे हुए हिस्से को उठाता है और उसे दोबारा से चबाने की कोशिश करता है। अपने बदले को पूरा करने के लिए इस बार अरहान ने पक्का इरादा कर लिया है। उसने बची हुई तलवार के टुकड़े को उठाया, उसे चबाना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे करके ये पूरी तलवार को अपने मुँह के अंदर ले जाना शुरू कर देता है और अरहान बोल रहा होता है कि चाहे कुछ हो, मुझे ये करना है, मुझे ये हारना नहीं है। चाहे मैं इसमें मर ही क्यों ना जाऊँ, चाहे वो आदमी मुझे मार क्यों ना डाले, तब भी मैं उस तक पहुँचूँगा, उससे ढूँढूँगा और उसे जान से मार दूँगा। मैं अपना बदला लूँगा। मैं उसे सबक सिखाने के लिए बनूँगा एक स्वॉर्ड मास्टर। इस तरह से दोस्तों अपने पूर्वज की पहली तलवार को चबाकर निगलने के साथ ही इसके स्वॉर्ड मास्टर बनने की तैयारी पूरी हो जाती है और इसका सफ़र शुरू हो जाता है। लेकिन किस तरह से ये उस कार्लोस तक पहुंचेगा, कैसे बदला लेगा, ये एक लंबा रास्ता है जो हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।